तो आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में से कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है और कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। और ऐसा हम कर क्यों रहे? क्योंकि मैटर के पास दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो मास जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है और दूसरा चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपको ये तो पता ही होगा कि हर चीज एटम से मिलकर के बनी है और ये बात सबसे पहले बताई थी जॉन डाल्टन ने। और बाद में आगे चलकर ये पता लगा कि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एटम जिन पार्टिकल से मिलकर के बना था उनके नाम थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर है वो तीन एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो बात है हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट पर वैलिड है, चाहे हमारे आसपास रखी हुई कुर्सी हो, दीवारें हो, वाटर हो, सभी किससे मिलकर के बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज भी होता है और साथ के साथ मास भी होता है। तो मास और चार्ज ये दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं किसी भी मटेरियल की। मतलब बिना चार्ज के और बिना मास के कभी भी बॉडी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि हर बॉडी जिन एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है उनके पास मास भी है और उनके पास चार्ज भी है। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन हैं जिनके चार्जेस भी हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस का ई, और ई की वैल्यू आपको पता हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से आर सेपरेशन पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या रिलेशन होगा, या कहें कौन किससे कितना ज्यादा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं क्लास 11th में कि अगर दो मासेस m1 और m2 अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा, Gm1m2/r²। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, Gm² और अपॉन में कितना, r²। यहां पर m इलेक्ट्रॉन का मास है। और बात करें इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर मास के साथ साथ चार्ज भी होता है तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, वो होगा k। ये जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था ग्रेविटेशनल फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में उसका रिप्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट स्मॉल k, वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। दोनों ही चार्जेस का प्रोडक्ट, यहां पर हमें चार्जेस को विदाउट साइन डालना होता है तो E इंटू ई कितना आ जाएगा, E², और अपॉन में यहां भी कितना आता है, r²। और एक चीज आपको इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करने पर मिलेगी कि चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों ही डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव नेचर का होता है कि दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस, कि सेम नेचर तो रिपल्सिव, ऑपोजिट नेचर तो अट्रैक्टिव। जैसे यहां पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन पर सेम नेचर का चार्ज है तो क्या होगा, ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जितने फोर्स से ये रिपेल करेंगे वो मैं लिख चुका हूं, k इंटू में कितना, E² और अपॉन में बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। अब यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि चाहे हम इस इलेक्ट्रॉन को लें या फिर इस इलेक्ट्रॉन को लें, दोनों ही इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर ध्यान से देखो, राइट में लग रहा है ग्रेविटेशनल पुल जो इस इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से है, और साथ ही इस पर लग रहा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो दोनों के चार्जेस की वजह से है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है
वो इससे दूर जाएगा या फिर इसके पास आएगा। क्योंकि देखो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रांग है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है तो ये दूर चला जाएगा। अब कौन किससे ज्यादा स्ट्रांग है उसके लिए हम दोनों का ही रेशियो पता कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ पता कर लेता हूं कि अगर ये रेशियो 1 से बड़ा आया तो FE FG से बड़ा है, अगर 1 से छोटा आया तो FG ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा है, और 1 आया तो दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। तो ये जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो क्या होगा K 9 × 10⁹। दोनों ही इलेक्ट्रॉन के जो चार्जेस हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, और अपॉन में बीच का सेपरेशन जो कितना है R²। और बात करें दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की तो वहां पर कैपिटल G जो होता है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। और बात करें दोनों ही इलेक्ट्रॉन के मासेस की तो वो होते हैं 9.1 × 10⁻31 kg। सिंप्लिसिटी के लिए मैं उसे 9 × 10⁻31 kg ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन ना इजीली हो जाए। और यहां भी अपॉन में क्या आएगा R², क्योंकि हम सेम इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, तो हर टाइम पर दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम ही आने वाला है। तो आप देखोगे R² से R² कट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है सेकंड और थर्ड का। तो ये रेशियो क्या निकल कर आ जाएगा 9 इंटू में 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 1.6 लिखना पड़ेगा। यहां पर 19 की पावर है 2, और पावर की जब पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई होता है, तो पावर आएगी -38। -38 प्लस 9 कितना आ जाएगा -29। और अपॉन में आप क्या देखोगे क्या बनेगा 6.67 इंटू में कितना 9 इंटू फिर से 9, और यहां पर देखोगे आप 10 की पावर बनेगी -62, पावर की पावर फिर से मल्टीप्लाई और -11, ये आ जाएगा -73। आप एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना कि 1.6 से ये 6.67 नियरली 4 टाइम्स कट हो जाएगा। एग्जैक्टली तो 4 से थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन में 16 4 जा 64 होते हैं तो नियरली 4 मान लेता हूं। एक 9 से इस एक 9 को कट कर देते हैं, और ये जो हमारा टर्म है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6, क्योंकि अब यहां पर ये बचा है, और अपॉन में 9 4 जा 36 और इंटू 10 टू दी पावर बनेगा 44, क्योंकि -73 जब ऊपर जाएगा +73 बन जाएगा। +73 में से अगर आप 29 घटाओगे तो 44 आएगा, और 44 में से अगर आप 2 जीरोज यहां ले लोगे तो यहां पर बन जाएगा 160। तो ये टर्म बनेगा हमारा 160 अपॉन में 34 और इंटू में 10 टू दी पावर 42, और 34 से ये नियरली में 5 टाइम्स कर देता हूं। एग्जैक्टली तो 170 होता है, लेकिन मैं नियरली 5 कह सकता हूं, 5 से थोड़ा छोटा आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब वो R सेपरेशन पर रखे हुए हैं, उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में 5 इंटू 10 टू दी पावर 42 टाइम्स ज्यादा आ रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता है, या फिर कहें ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। कि अगर इस इलेक्ट्रॉन पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स साइमल्टेनियसली लगेंगे तो इसका लगना या ना लगना सेम ही है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आप देख सकते हो अराउंड 10 टू दी पावर 42 टाइम्स ज्यादा आ रहा है। अब हमें ये तो पता लग ही गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में से कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है। अब चलिए हम ये जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, और इस टॉपिक को नाम क्या दिया जाता है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।